हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि कल यूपी पीएससी आयोग ने प्रीलिम्स 2024 का रिज़ल्ट जारी किया, जो कि एक अपने आप में अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट रहा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, एंड उन लोगों के साथ मेरी सिंपैथी है जिनका प्रीलिम्स किसी भी रीजन से क्वालिफाई नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ने में कमज़ोर हैं या कहीं मेहनत में कोई कमी रह गई है, इसमें लक का भी बहुत कुछ सहयोग रहा है इस रिज़ल्ट में। ठीक है, तो वीडियो को मैं डिस्कस करूँगा। इसमें मैं पहले बात करूँगा कि रिज़ल्ट इतना अनएक्सपेक्टेड क्यों गया, क्योंकि किसी किसी के 80 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे 74.66 क्वेश्चन थे आफ्टर आंसर की, एंड आई क्लियर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि मेरा कैसे हो गया, इन लोगों का क्यों नहीं हो पाया जिनके 80 क्वेश्चन थे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और इसमें मैं ये भी बात करूंगा कि यूपीपीएससी आयोग को क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर इनको लेके ना एक ट्रांसपेरेंसी है, इस चीज़ के लेके एक विश्वास पैदा हो। ठीक है, एंड वीडियो के जो लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा अबाउट कि अभी जो जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, और इतने कम समय में 4 महीने, कम तो नहीं बहुत समय है, 4 महीने में आप कैसे मेंस को फोड़ सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। बहुत ही सॉलिड अप्रोच बताने वाला हूँ जिससे कि आपका मेंस इजीली क्लियर होने वाला है। और अगले पार्ट में बात करूँगा, जो लास्ट पार्ट होगा वीडियो को, कि आप जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उनकी अभी क्या अप्रोच होनी चाहिए, जिन्होंने आर का फॉर्म भर रखा है उसके लिए, एंड देन आफ्टर जो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लगा है अक्टूबर 25 में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। एक ठीक ठाक वीडियो होने वाला है, आप लास्ट तक जुड़े रहिए। बहुत सारे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा इस वीडियो से, और आपकी जर्नी जो है ये वीडियो इजी करेगा, और टाइम फालतू की चीज़ों में मत वेस्ट कीजिए। तो इन सब चीज़ों को मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, पहली बात कि ये इतना रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड क्यों रहा, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ 79, 80, 81 एंड 78 क्वेश्चन ऐसे उनके जनरल कैटेगरी में सही थे, एंड दे कुड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स। ठीक है, मेरी बात करो तो मैं 74.66 मेरे आफ्टर नेगेटिव मतलब हटा के मेरे 74.66 क्वेश्चंस करेक्ट बन रहे थे आंसर की में, और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और आई क्वालिफाइड द प्रीलिम्स। तो अब ऐसा क्या रहा कि ये लोग नहीं कर पाए और मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। तो मुझे जो लगता है कि इसमें एक तो लक का गेम कह सकते हैं रहा है। रीज़न बीइंग कि फॉर एग्जांपल जैसा कि ये चल रहा है मार्केट में कि कोई बोल रहा 18 क्वेश्चन डिलीट है, कोई बोल रहा है 12 क्वेश्चन, कोई बोल रहा है 10 क्वेश्चन। चलो 10 से 12 क्वेश्चन मान लें कि डिलीट हो गए या उनके आंसर चेंज हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई फ्रेंड है, मान लो लेट्स से रोहित मेरा फ्रेंड है जिसके 80 क्वेश्चन है ना। अब क्या हुआ कि उसके 80 क्वेश्चन हैं, अब आयोग ने क्या किया कि 12 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। अब सपोज उसके 80 क्वेश्चन में से जो 12 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किए हैं वो क्वेश्चन उसके ऑलरेडी सही थे, तो अब तो उसको 12 क्वेश्चन का नुकसान हो गया क्योंकि आयोग ने 12 क्वेश्चन उसको हटा दिए वहाँ से। अब अगर मेरा एग्जांपल लो, मेरे मान लो 74.66 थे। ठीक है, अब जो 12 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किए, फॉर एग्जांपल वो मेरे क्वेश्चन ऑलरेडी गलत थे, तो मुझे तो कुछ लॉस नहीं हुआ, मुझे इवन फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग था मेरे जो 12 क्वेश्चन में मेरे जो 4 क्वेश्चन कटे थे नेगेटिव के, वो भी मेरे में ऐड हो जाएंगे। तो मुझे फ़ायदा हुआ और रोहित को क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो इस अप्रोच के साथ में मुझे लगता है कि बहुत ही उलटफेर हुआ और बहुत से सारे लोगों को जो है नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आयोग ने कहीं भी मतलब कोई झोल किया होगा, ट्रांसपेरेंसी में कोई कमी होगी, नहीं, ट्रांसपेरेंसी में कमी मुझे नहीं लगती है। बस इसका रीज़न यही है कि इनसे जो आयोग को मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ कि तुमसे यार एक पेपर नहीं बनाया जा रहा है ना। अब मैं ये नहीं आरोप लगा रहा हूँ कि कहीं मतलब धांधली हुई है, धांधली का आरोप नहीं, बट ये आरोप जरूर लगेगा और लगाएंगे, हर बच्चा लगाएगा कि आपसे एक पेपर नहीं बन पा रहा है। पूरा आप टीम लेके बैठे हो, है ना। अभी हमें दे दो 5 बच्चे, मैं ऐसा पेपर बना के दे दूंगा जिसमें कोई गलती नहीं होगी। आप 18 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ रहे हैं, आंसर चेंज करने पड़ रहे हैं, मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या। एक आप 150 क्वेश्चन का पेपर नहीं बना पा रहे हो, पूरी सारी सिर्फ काम करते हो, काम ही आपका यही है, मतलब यू आर मेड फॉर दिस, कि आपको पेपर तैयार करना है। आपको एक डेडिकेटेड टीम दी गई है, आप उसके लिए यू आर गेटिंग पेमेंट फॉर दैट, है ना। और एक पेपर नहीं बन रहा है, और फिर विडंबना देखिए, पेपर नहीं बनना कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन डिलीट किए, आपकी फर्स्ट आंसर की आती है, लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, आप क्वेश्चन डिलीट करते हैं। देन आप सेकेंड टाइम, आपके अंदर इतना गट्स नहीं है कि आप सेकेंड टाइम आंसर की रिलीज कर सको।
लोगों को बता सको कि ये क्वेश्चंस डिलीट हुए थे, इस क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं। एटलीस्ट एस्पिरेंट्स कैन एनालाइज देमसेल्फ कि भाई मेरे अंदर गलती कहाँ रही है, मुझे किस पार्ट पे भी फोकस करना है। अब बताओ उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी। 80 वाला बच्चा है, मेरा फ्रेंड है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो मेंस की तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कोई लिंक था मेरा इसलिए होगा, ऐसे नहीं, धांधली नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा कंसर्न ये है कि आप एक पेपर तैयार नहीं कर सकते हैं। मतलब आप एक प्रेस्टीजियस संस्थान के को हेड कर रहे हैं, ठीक है, आप एक प्रेस्टीजियस संस्थान है, आप एक एलीट सर्विसेज में आपके एग्ज़ाम्स आप कंडक्ट करवा रहे हैं और आपसे एक पेपर नहीं बन रहा है माफ़ कीजिएगा, कि आप एक 150 क्वेश्चन का एक पेपर तैयार कर लो। उसमें भी क्वेश्चन हर साल ये हो रहा है, मतलब मजाक चल रहा है यार। हर साल 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब हद पार कर दी है। किसी भी चीज़ की सीमा हो तो फिर आपके अंदर इतना गट्स नहीं है कि दोबारा आंसर की आप रिलीज कर दो। एटलीस्ट आप दोबारा आप इतना गट्स रखो भैया ये गलती हुई है मुझसे, उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं इन क्वेश्चंस को डिलीट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चंस के मैंने आंसर चेंज किए हैं। तो कम से कम बच्चों के अंदर एक ये विश्वास पैदा हो कि नहीं, हमारा जो आयोग है वो ट्रांसपेरेंट है ना, वो कहीं धांधली की उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। बट आप ये नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात ये हुई, अब इसका भगवान जाने कौन मालिक है क्या है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और आगे चल के ये ऐसा ना करें, एक अच्छा पेपर बना लें, अच्छी इनको टीम भगवान दे, पढ़े लिखे लोग दें सही से, जो कि एक पेपर तैयार करें सही से जिसमें सारी गलतियां ना हों, पहली चीज़। और अगर गलतियां हो भी रही हैं, मान लो 1-2 क्वेश्चन कभी गलत हो भी गए, तो एटलीस्ट इतने इनके अंदर क्षमता दे भगवान, सामर्थ्य दे महादेव इनको कि ये दोबारा आंसर की रिलीज करें और उसमें एक्सप्लेन करें कि कहाँ कहाँ इनसे गलती हुई है, कौन कौन से क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किए और किसके इन्होंने आंसर चेंज किए। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरा तो हो गया प्रीलिम्स। अब मैं पहले बात करूंगा उन लोगों की जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हुआ है। अब उनको मेंस के लिए क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए। 4 मंथ ऑलमोस्ट हैं आपके पास, पूरे के पूरे 4 महीने बचे हुए हैं और मुझे लगता है इन 4 महीनों में अगर आपने जान झोंक दी तो आपका मेंस कोई रोक नहीं सकता है। ट्रस्ट में, मेंस तो क्वालिफाई होना ही होना है ना। आपको करना क्या है पहली बात तो कि बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे आप मत भागो, बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करने के चक्कर में मत पड़ो, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स के चक्कर में मत पड़ो। मैं ना किसी बुक के अगेंस्ट हूँ ना किसी कोचिंग मटेरियल के अगेंस्ट हूँ। मेरा कंसर्न ये है कि आप जो भी एक मटेरियल उठाओ वो ट्रस्टेड होना चाहिए एंड प्लीज़ उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम, क्योंकि नाउ इट्स अ गेम ऑफ आंसर राइटिंग, नॉट अबाउट कि आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, आप एग्जामिनेशन में बैठे, आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने उसमें दिमाग लगाया, कुछ एलिमिनेट किया, कुछ ट्रिक लगाई और आपने उसको टिक कर दिया कि भैया ये तो मैंने कभी पढ़े नहीं थे तो हो ही नहीं सकता है, इस टाइप से। तब तो ये गेम नहीं होने वाला है। नाउ यू हैव टू राइट इट। और आंसर राइटिंग के साथ साथ में आपको अभी फिगर्स भी बनाने हैं, चित्र भी बनाने हैं, उसमें आपको है ना चीज़ों को डिपिक्ट करना है आंसर में। तो अभी अब गेम उल्टा होने वाला है एंड यू कैन नॉट राइट अ गुड आंसर अंटिल अनलेस यू डोंट हैव द सफिशिएंट डाटा एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, है ना। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं होगी यू कैन नॉट राइट अ बेटर आंसर। और नाउ थिंग इज दिस कि अभी आपको सिर्फ लिखना ही नहीं है, एवरीबडी कैन राइट। नाउ इट्स अबाउट कि हाउ बेटर यू कैन राइट आंसर, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रेंड हैं, दोनों आंसर लिख सकते हैं, बट जिसका बेटर होगा, है ना, वही क्वालिफाई हो पाएगा। अभी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के आगे क्वालिफाई हो गए। तो नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड, पहली चीज़। और पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना, आप ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा नहीं पढ़ना है, सही से पढ़ना, फैक्चुअली करेक्ट होना है, कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होना है और कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें लिख के लानी है। अब गाथा नहीं लिखनी है, उल्टा सीधा नहीं करना है। तो इसके लिए क्या है कि कम रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो मेरा अगर आप सजेशन मानो, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप उठाओ सिलेबस, पेपर 1 पेपर 2 इस टाइप से जो 6 के 6 पेपर हैं उनका आप कीवर्ड सबके लिखो और हर एक कीवर्ड पे आपके पास में नोट्स होने चाहिए। जो सबसे इजी अप्रोच है, सबसे कम समय में और मैक्सिमम आउटपुट देने की क्षमता रखता है, ये अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने हर एक टॉपिक पे आपके पास नोट्स होंगे, 1 पेज से 2 पेज, 1.5 पेज, आधा पेज, इस टाइप से नोट्स होंगे। ये नोट्स आपको क्या है कि लास्ट टाइम रिवीजन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बीच बीच में इन नोट्स को आप रिवाइज करते रहे, 5 से 7 बार पढ़ डालिए इन नोट्स को।
सेकंड आपको क्या करना है, जो मुझे समझ में आता है, घटना चक्र की जो PYQ वाली सीरीज आती है, जो 6 किताबें आती हैं पेपर वाइज, किताबें ज़्यादा हैं बट 6 पेपर में आती हैं उनकी किताबें, वो उठा लीजिए आप। और उसको भाई साहब, उसमें जो स्ट्रक्चर दिया है, उसमें जो वर्डिंग दी है, जो उसका डाटा दिया, उसको आप रट डालिए। रटना इन द सेंस कि आप आंसर राइटिंग कीजिए, उसकी लिखिए दबा के, उसके नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। थर्ड वन इज जो यूपीपीएससी के यूपीएससी के जो PYQ हैं, ठीक है, उनको अगर आप कर सकते हो इन दोनों के अलावा, पहले तो ये दो करने हैं, अगर टाइम बचता है तो यूपीएससी के जो PYQ हैं वो लगा लीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, कम से कम 3 से 4 तीन, हाँ 2 से 3 में मान लो, 2 से 3 कम से कम स्टार्टिंग 2 महीने 2 से 3 आंसर लिखिए डेली, आप क्वेश्चंस लिखिए 2 से 3, और बाकी ये सारी चीज़ें कीजिए। उसके बाद लास्ट 2 महीने बचें तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम आप लिख सकते हो लिखिए। और आपको हिंदी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक उठा लीजिए, और जितने PYQ 10 से 15 साल पहले पूछे गए हैं वो सब आप रट डालिए, ठीक है। और ऐसे वगैरह की भी कोई भी बुक लीजिए और आप हर एक थीम पर आप ऐसे लिखिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको आगे हेल्पफुल रहेगा। तो अगर ये अप्रोच आप फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि मेंस इजीली क्लियर होगा, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। और क्योंकि 4 महीने में आप बहुत सारा नहीं पढ़ सकते हो, और यहाँ भटकोगे तो ना इधर पढ़ के रह पाओगे ना उधर के रह पाओगे। इसमें कम से कम ऐसा हो जाएगा कि आप 80 से 85% या 90% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और 100% कोई नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट में, ठीक है। लिखना 100% है, सबसे बड़ी अप्रोच ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन लिख के आना है, कुछ भी लिख के आओ, बट इससे सॉलिड आपको 90% आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ट्रस्ट में। तो इसी अप्रोच के साथ जाइए और सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है मेरी। बट अब अभी आपको पढ़ना है, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ सोना, भूल जाओ खाना पीना, भूल जाओ घर परिवार, ट्रस्ट में झोंक दो अपने आप को। ये समझ लो युद्ध है, ये वार है, आप एक योद्धा हैं। योद्धा का कर्तव्य लड़ना, ठीक है, पीछे नहीं हटना है, लड़ना है चाहे जान चली जाए, है ना। लड़ो, फाइट फॉर योर सेल्फ, फाइट फॉर योर पेरेंट्स, है ना, फाइट फॉर योर सिस्टर ब्रदर। लड़ना है दोस्तों, अपने लिए लड़ो, अपने कास्ट के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। फाइट फॉर योर सेल्फ बट इन अ गुड वे, है ना। जब मैं कास्ट क्रीडी बोल रहा हूँ तो इन अ गुड वे, ऐसा नहीं कि आप जाके कल किसी से ऐसे लड़ने लगो, नहीं। आप पढ़ाई करो, आपको दिमाग में होना चाहिए कि मैं अपने परिवार को क्या उत्थान करूंगा, मैं पर्टिकुलर कास्ट से आता हूँ, मैं इसका उत्थान करूंगा, मैं नाम रोशन करूंगा, जिससे और लोग इंस्पिरेशन लें मुझसे, और लोग आगे बढ़ें कि हाँ भैया ने निकाला, मैं भी निकालूंगा, है ना। तो इस वे में, पॉजिटिव वे में, मैं अपने कंट्री का, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, जिस गांव से आता हूँ, इस लेवल पे आप सोचो, मैं उसका उत्थान करूँगा, लोगों की भलाई करूँगा, सामाजिक कार्य करूँगा। जो आपको इंस्पिरेशन दे सकता ना दोस्तों, उसके बारे में सोचिए। सोचो आप सिर्फ 4 महीने, और 4 महीने आपने अगर अच्छे से मेहनत कर ली, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। आपका जब PDF में नाम होगा ना फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द अर्थ। सिर्फ 4 महीने। और अगर आप 4 महीने नहीं पढ़े तो क्या होगा? अगेन यू हैव टू फॉलो द होल साइकिल। और पढ़ना तो है ही, अभी नहीं 4 महीने पढ़ोगे तो अगले साल फिर 4 महीने पढ़ोगे। अगर आपने 2025 में ये 4 महीने मेहनत नहीं की है मेंस को निकालने के लिए, तो फिर आप 2026 का फिर आप प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स पता चले निकले ना निकले, चलो निकल भी गया, फिर आप 4 महीने बाद में जो मेंस का टाइमिंग हो तब तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं निकलेगा। पढ़ना तो है, चाहे अभी पढ़ो, चाहे अगले साल पढ़ो, चाहे 10 साल बाद पढ़ो, बिना पढ़ने का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो झोंक दो, भूल जाओ शादी विवाह, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, सब कुछ भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। भगवान का नाम लो, जिसको आप मानते हो, ईश्वर अल्लाह जिसको आप पूछते हो, उनका नाम लो, बस पढ़ने बैठो, सिर्फ पढ़ो। अभी आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना, ठीक है। तो इस पर आप फोकस करो। अच्छा, अब बात करेंगे जो लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो आपको फ्रेंड्स दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भगवान आपको, मैं शंकर जी से प्रार्थना करता हूँ, आपको इतनी सामर्थ्य दें कि आप दोबारा से फोकस कर सकें अच्छे से और पढ़ाई कर सकें। जो हो गया वो हो जाने दो। यू आर अ फाइटर, है ना। यू विल फाइट बैक, आई नो इट, है ना। आपको लड़ना आता है और आप लड़ेंगे। आप उन लोगों में नहीं है कि हार मान के और आपने सर झुकाया और वापस चले गए, नहीं। आई नो इट, यू आर अ फाइटर एंड यू विल बी फाइटिंग, ठीक है। आपको लड़ना है, झोंक देना है अपने आप को, चाहे वो RO का एग्ज़ाम हो या आने वाला प्रीलिम्स UPPCS का एग्ज़ाम अक्टूबर में जो लगा हुआ है। आई नो यू आर अ फाइटर एंड यू विल फाइट वेल, ठीक है। दिखा देना लोगों को कि आप, ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर थे, या ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में तेज़ नहीं थे, या आप हार्ड वर्कर नहीं थे, नहीं, आप सब कुछ थे, बस आपका
लक आपके साथ इस बार नहीं था, आपको वो एक दिन अच्छा नहीं था जिस दिन आपको सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू डू बेटर थिंग, बिलीव में। आपको 1 साल और मिला है, इस बार फोड़ो, ऐसा फोड़ो कि आपको एसडीएम या डीएसपी जो भी आप पोस्ट चाह रहे हो वो पोस्ट आपको मिले अगले साल। ट्रस्ट में लग जाओ यार, भूल जाओ सब कुछ, है ना। एक ऐसा विश्वास अपने अंदर लाओ कि आपको कोई इस दुनिया में डिफीट करने वाला नहीं है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, इस अप्रोच के साथ आप बढ़ो। आपको देखो कैसे सफलता आपको मिलती है। जब भी आप लेटने जाओ, भगवान को थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच भगवान, मुझे इतनी सामर्थ्य दो, इतनी क्षमता दो कि मैं इस किसी परिस्थिति से फाइट कर सकूं और मैं उस परिस्थिति में अपनी विजय पा सकूं। देखो कैसी चीज़ें बदलती हैं। गो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, भगवान सब भला करेंगे। ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, चाहे उसको आप कुछ भी नाम दे दो, जो हम लोगों की हेल्प कर रही है, हम लोगों की सहायता कर रही है फ्रेंड्स, ट्रस्ट में। तो इस अप्रोच के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा और सबके लिए हर हर महादेव, भगवान सबकी रक्षा करें, सबको सामर्थ्य दें और सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।